नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज बात फिर एक गंभीर मसले की, और वो भी नरेंद्र मोदी के अलावा किसका हो सकता है। वो भी नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ मसला है। मसला क्या है, विषय क्या है? मेरे दोस्त, जिस बात को और जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी ने 2014 से पहले उठाया था, भ्रष्टाचार का मुद्दा, उसी भ्रष्टाचार को नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब राष्ट्रीयकरण की बात मैं क्यों कह रहा हूं कि सत्ता में आते ही नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण कैसे किया, क्यों किया, इसको आपको, इस बात को इस वीडियो में आपको बताएंगे। मेरे दोस्त, ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मुद्दा है, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी की राजनीति, खास करके केंद्र में, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कोशिश थी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा नाम उन्होंने जो प्रयोग किया वो था काला धन, और वो था भ्रष्टाचार। जिस भ्रष्टाचार के नाम पर, जिस काले धन के नाम पर नरेंद्र मोदी ने राजनीति की शुरुआत की, केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने, आपको पता है, लोगों को बहुत से जुमले सुनाए, सारे वादे झूठे निकले, सारे वादे जुमले निकले। उन्होंने खुद ही, या उनका नेतृत्व या उनका सिपह सलार अमित शाह ने खुद ही स्वीकार कर लिया वो बातें तो जुमला थी। ये सारी बातें आप जानते हो। बात यह है कि भ्रष्टाचार का नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीयकरण कैसे किया, अब आप इसको समझिए। और सबसे बड़ी बात जो आज है वो ये है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और काले धन के नाम पर सत्ता में आए थे। आज नरेंद्र मोदी काले धन और भ्रष्टाचार के नाम पर ही सत्ता से जा रहे हैं, जाएंगे, और जाने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। बहुत जल्द वो जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई अगर इस भ्रम में है कि वो, हाँ, ये मैं भी कहता था और ये उनकी कोशिश भी है, लेकिन अब वो संभव नहीं है। वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जब तक रहेंगे, 2-3 टर्म्स वो प्रधानमंत्री रहना चाहते थे, सोच कर आए थे, प्लान करके आए थे। उसके बाद वो खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लेंगे और जब तक जीवित रहेंगे राष्ट्रपति बने रहेंगे, और अमेरिकन डेमोक्रेसी सिस्टम को लागू करके सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। इस बीच में शायद कोशिश यही होती रही, लेकिन वो सफल अब नहीं होगी, सफल नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। बात यहां जाने और आने की नहीं है, आज बात कुछ और है। बात क्या है आज मेरे दोस्त? बात यह है कि भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण कर दिया। आपको पता है कि भ्रष्टाचार आज नरेंद्र मोदी के आसपास के लोग, अडानी अंबानी या उनके सिपह सालार, उनके मंत्री, बड़े लोग, और खास करके गुजरात लॉबी, टोटली ओनली गुजरात लॉबी, या उनके कदमों के नीचे जो लेटे हुए हैं, वो मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो वो खुद डायरेक्टली भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचार हुए, चाहे राफेल का मामला हुआ, आपने देखा, जो साइकिल बनाने नहीं जानता था उसको एयरफोर्स की जहाज रख के रखरखाव का ठेका दिलवा दिया, या इस तरह के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। 500 या 5,000, जो भी 5,000 करोड़ का जो जहाज मिलती थी वो 15,000 करोड़ में खरीदा गया, 3 गुने दाम पर खरीदा गया। रोडों में, कंस्ट्रक्शन में, सरकारी कामों में, जहां भी कोई भी टेंडर निकलता है, जो खुलता है, जो बनने के लिए आता है, वो मान लीजिए कि अगर 100 करोड़ में बनना है, टेंडर तय होता है, तो वो 3 गुना नहीं, 2-4 गुना नहीं, 100 गुना ज्यादा में बनकर तैयार होता है। यानी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नरेंद्र मोदी ने कर दी, लेकिन राष्ट्रीयकरण के साथ। यानी जो भी भ्रष्टाचार होगा, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, वो नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ होगा, वो नरेंद्र मोदी का ही आदमी होगा, वो नरेंद्र मोदी के लिए ही करेगा, और उसकी हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी तक पहुंचेगी। यानी भ्रष्टाचार की, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के नाम पर, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर, काला धन मिटाने के नाम पर, काले धन वालों को, भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने के नाम पर प्रधानमंत्री बने थे, और आज उन्हीं के साथ मिलकर के देश को लूटना शुरू कर दिया, लूट रहे हैं, और आगे भी उसी प्रक्रिया में
लूट की प्रक्रिया को आगे चलाने के लिए कानून भी बना रहे हैं, सिस्टम भी बना रहे हैं, व्यवस्था भी बना रहे हैं। सब कुछ भ्रष्टाचार के लिए ही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण इसे ही कहते हैं। यानी अगर भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो आपको कोई और लोकल नेता, लोकल ठेकेदार, लोकल अधिकारी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। उस भ्रष्टाचार में सीधे मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी या उनके कुछ चहेते लोग, बस यही शामिल रहेंगे और यही हो रहा है। यही, और ये इसके हजारों हजार उदाहरण सामने आ चुके हैं। भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण का बड़ी बात, अगर सबसे बड़ा उदाहरण देखें तो काला धन गायब हो चुका है। काले धन का मुद्दा भी गायब हो चुका है। अब काले धन का मुद्दा नहीं उठता, काले धन के बारे में कोई बात नहीं करता। नरेंद्र मोदी भी काले धन के बारे में बात नहीं करते। आपको 15-20 लाख देने की बात तो छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण, मैंने कहा कि अब भ्रष्टाचार वही कर रहा है जो नरेंद्र मोदी के साथ है, नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है, नरेंद्र मोदी के चरणों में पड़ा है। यह मोदी 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 मोदी, भ्रष्टाचार सब कुछ। और वो काला धन, काला धन को एसआईटी गठित करके आए थे, बोलकर आए थे कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करवाएंगे। संसद में नहीं करवाया, क्योंकि अगर करते ऐसा तो दुनिया के किसी कोने में जो काला धन रहता वो सरकार को मिलता, सरकार देश के विकास में लगाती, या नरेंद्र मोदी को हिसाब तो देना पड़ता कि इतना पैसा अगर काले धन का था और जो आया है वो हमने कहां खर्च किया। लेकिन यहां तो इन्होंने एसआईटी बना करके वहीं अंडरग्राउंड कर दिया। आपको पता होगा 3 नाम इन्होंने सबसे पहले जग जाहिर किया था, जो तीनों गुजरातियों के नाम थे। बाद में उनका नाम दबाने में इनकी नानी याद आ गई। अब तो पता नहीं जो नाम सामने लाए थे नरेंद्र मोदी वो भी जिंदा है या कहीं गायब करवा दिए, उनके बारे में भी आप नहीं सुनेंगे। बाकी काले चोर, काला धन रखने वालों से हाथ मिलाइए, किसी भी काले धन के खिलाफ, काले धन रखने वाले के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी काले धन का राष्ट्रीयकरण हो गया। इसी को कहते हैं काले धन का राष्ट्रीयकरण। नरेंद्र मोदी आते ही पूरे देश में हर चीज का, यानी यहां तक कि सारी सरकारी संस्थाएं तक बेच डाली, यानी प्राइवेटाइजेशन, सबका प्राइवेटाइजेशन कर डाला नरेंद्र मोदी ने। लेकिन भ्रष्टाचार का उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब सबका प्राइवेटाइजेशन किया, लेकिन भ्रष्टाचार का नेशनलाइजेशन किया। अपने राजनीति में, अपने प्रधानमंत्री काल में नरेंद्र मोदी ने एक ही बात का नेशनलाइजेशन किया है, अपने कंट्रोल में लिया है, और वो है भ्रष्टाचार। मेरे दोस्त, अब आज ये बात क्यों कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी बात समझने की है। इस पर मैं आता हूं। आज ये बात क्यों कह रहा हूं, बात बाबा नहीं, रामदेव की है, लाला रामदेव की है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है, उसके बारे में सोशल मीडिया और दूसरे और जो वीडियो बनाते हैं इन सब मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, वो आप जान चुके होंगे, आप तक पहुंच चुका होगा, आप सुन चुके होंगे। बात उसके पीछे की मैं बताऊंगा, जो दूसरे पत्रकार आपको नहीं बताए होंगे। मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं तो एनालिसिसर हूं। मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। क्यों, मतलब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ये आपको किसी ने नहीं बताया। जो हुआ वो तो आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस ने ही छाप दिया पूरा खुलासा करके, और उसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको बताता हूं। मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ देने वाले ये गुजरात लॉबी का हाल क्या है अंतरराष्ट्रीय मंच पर। आपको यह भी पता होगा कि अडानी और अंबानी पर, अडानी के ऊपर पहले ही केस चल रहा था अमेरिका में घूसकांड को लेकर, अंबानी पर भी केस चल रहा है। अंबानी भी, और आपको पता ही होगा कि रूस से तेल खरीद करके, जिसके लिए पूरा पंगा, जिसके नाम पर पंगा ले रहा है ट्रंप और टैरिफ लगा रहा है, वो तेल अंबानी लाए और शोध करके विदेशों में बेच दिया। उसको हमको आपको कोई फायदा नहीं मिला। हम और आप 100 रुपए लीटर पेट्रोल तब भी खरीदते थे और अब भी खरीद रहे हैं। रूस से सस्ता तेल मिलने का एक नया पैसा हम और यानी देश की आम जनता को नहीं मिला है, अडानी अंबानी के सिवा। यानी मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण हुआ, चाहे सही रास्ते से धन आए या चाहे गलत रास्ते से, सब अडानी अंबानी के पास ही जाना है, यानी कुछ गुजराती माफियाओं के पास ही जाना है, क्योंकि सत्ता ही उनके हाथ में है। बात
घूस कांड से लेकर तेल कांड से लेकर हर चीज आप समझ गए होंगे। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। मेरे दोस्त, आपको ये पता होगा कि जो अभी सामने आया है उत्तराखंड का मामला, उत्तराखंड सरकार ने एक टेंडर जारी किया उत्तराखंड के टूरिज्म के विकास के लिए, ठीक है। और वो टेंडर, अब उसकी टेक्निकलिटी पे मैं नहीं जा रहा हूं, आपको उसका ओवरऑल बता रहा हूं ऊपर ऊपर, और आप वो जान चुके होंगे दूसरे पत्रकारों। उसके पीछे की बात जो मैं बताऊंगा वो महत्व रखता है। तो वो टेंडर जारी किया और उस टेंडर को तीन कंपनियों ने मिलकर के टेंडर भरा। वो तीनों कंपनियां रामदेव की थी। रामदेव, बालकृष्ण, अब लोग बालकृष्ण बता रहे होंगे, बालकृष्ण का कुछ नहीं है, वो तो कभी भी धकियाए भी जा सकते हैं, निकाले भी जा सकते हैं। एक्चुअली रामदेव का है। तो रामदेव का भी नहीं है, रामदेव तो मैनेजर है, तो मैनेजर रामदेव का है ऐसे कह सकते हैं, या पतंजलि का है। पतंजलि किसका है ये आपको बताऊंगा। तो सब पतंजलि से जुड़ी हुई कंपनियां, यानी रामदेव से जुड़ी हुई कंपनियों ने, 2-3 कंपनियों ने मिलकर के टेंडर भरा, ठीक है। अब 2-3 कंपनियां जब उन्हीं की हैं, और तो टेंडर में क्या भरेंगे, अपने मन से कुछ इसमें भर दिया, कुछ उसमें भर दिया, और जिसके नाम से टेंडर लेना था वो हाइक करके ऊपर कर दिया, हो गया। दूसरे अगर बिडर आते, दूसरे अगर भरते, तो हो सकता है कि कंपटीशन भी करते। अगर ये 1 करोड़ देने के लिए तैयार हुए सालाना, तो वो 2 करोड़ देने के लिए भी तैयार हो सकते थे। कंपटीशन कोई नहीं था, सब मिली भगत थी। दूसरे जो टेंडर भरे उनके टेंडर कैंसिल कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए, या भरने नहीं दिया गया, या पहले से ही वार्न कर दिया गया कि आपको नहीं भरना है, छोड़ दीजिए ये ऑलरेडी, या उनको बताया ही नहीं गया, या सार्वजनिक किया होगा तो डायरेक्टली जो भरने की कोशिश किए होंगे उनको सीधे सजेशन गया होगा कि उठा लो टेंडर, वो उठा लिए होंगे। तो तीनों कंपनियां रामदेव की थी और टेंडर रामदेव के कंपनी राजस के नाम से टेंडर अलॉट हो गया। बाद में वो तीनों कंपनियां मिलकर के उसी कंपनी में शामिल, राजस में ही शामिल हो गई, यानी थी तो उन्हीं की। आप समझो, सारा खेल रामदेव की कंपनी का था। यहां रामदेव इसलिए बोल रहा हूं, बाद में आपको बताऊंगा। तो रामदेव की कंपनी का था, यानी पतंजलि से जुड़ी हुई, रामदेव से जुड़ी हुई, बालकृष्ण से जुड़ी हुई, इन सारी कंपनियों की 50 सैकड़ों कंपनियां हैं, उन्हीं में से सब एक दूसरे में घोल मिल करके ये काम करते हैं। अब आप एक बात बताइए मेरे दोस्त, सरकारी तौर पर अगर टेंडर निकलेगा, दुनिया भर की छानबीन होगी, 3 ही बिडर क्यों? अगर 3 ही आए तो यहां तक कि टेंडर भी कैंसिल कर दिया जाता है, टाइम फिर से टेंडर निकाला जाता है, ये सारी प्रक्रिया होती है, 3 ही क्यों? लेकिन जब आप सोच कर देखिए, जब सारी सरकार, मतलब सारी सरकार लगी हुई है कि क्या होना है, मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का, यही है भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण। ऊपर से आदेश आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी जी का सीधा आदेश आ गया उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री को कि यह टेंडर रामदेव को देना है, तो देना ही है। अब सवाल उठता है कि ऊपर से क्यों आदेश आया? नरेंद्र मोदी का आदेश सीधे ऐसे क्यों गया कि यह रामदेव को ही जाना है, यह टेंडर रामदेव को ही मिलना है? अब इस बात को समझिए मेरे दोस्त। पतंजलि अंपायर का पूरा का 100% पूरा का पूरा मालिकाना हक नरेंद्र मोदी का है। पतंजलि नरेंद्र मोदी की बेनामी कंपनी है। अब इसको समझिए कैसे। और सिर्फ पतंजलि ही नहीं है, आपको पूरे संसद में यह बात सामने आ चुकी है कि अडानी ग्रुप का 80% नरेंद्र मोदी का स्टेक है, यानी नरेंद्र मोदी मालिक है। यह तो संसद में भी कहा जा चुका है। रही बात पतंजलि की, पतंजलि में 100% स्टेक, यानी 100% इन्वेस्टमेंट, कुछ 1-2% चंदे से आया होगा, बाकी 100% इन्वेस्टमेंट, जो चंदा भी आया होगा वो भी उनके थ्रू ही आया। तो 100% इन्वेस्टमेंट नरेंद्र मोदी का है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कब से शुरू हुआ सोचकर देखिए। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने और गुजरात का टुकड़ा टुकड़ा बेचना शुरू किए, तो उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कहां किए, यह समझने की जरूरत है। यह इन्वेस्टमेंट किए रामदेव पर लगाए, उन्हें लगा, क्योंकि उस समय ये बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, पहले साइकिल से, और थोड़ा बदल गया था। पतंजलि स्टार्ट कर चुके थे बहुत छोटे रूप में, हरिद्वार में कहीं छोटा सा उनका कार्य चलता था। सारे पैसे जो आए वो नरेंद्र मोदी, गुजरात के बेचे हुए पैसे, यानी गुजरात को आपको मालूम ही है कि कौड़ियों के दाम नरेंद्र मोदी ने बेच दिया देसी और विदेशी कंपनियों को। उससे जो पैसा आया वो पतंजलि में आया, रामदेव के पास आया, और रामदेव को मैनेजर बना के बिठा दिया गया। और वो पतंजलि का 2002 के बाद ही एक एक ईंट पतंजलि की आपको मिलेगी, उसके बाद ही
उसका प्रादुर्भाव हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई, उसका विकास हुआ, सब कुछ 2002 के बाद। अब सिर्फ यही नहीं, ये नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने, क्योंकि नरेंद्र मोदी इज प्रोजेक्टेड बाय द अमेरिका और प्रोजेक्टेड बाय द चाइना, वो तभी मालूम था कि उनको एक दिन प्रधानमंत्री बनना है, उसके लिए तैयारी करनी है। तो क्या क्या तैयारी करनी है, कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, कहां से सहयोग लेना पड़ेगा, किस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा, देश के मन को मोड़ना, उन पर कैसे कब्जा करना, उनको कैसे बरगलाना, उनको कैसे भ्रम में डालना, ये सारी तैयारियां नरेंद्र मोदी 2002 के बाद से शुरू कर दिए थे। जब मुख्यमंत्री बने थे, जब उनको अमेरिका और चीन ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनवाया था, चाहकर भी, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हटा पाए। छोड़िए उस बात को, वहां नहीं जाते हैं मेरे दोस्त। जितने भी पैसे आए हैं पतंजलि में, वो सारा 2002 के बाद आए हैं। और आप पता कर लीजिए, जितने पैसे आए हैं उसमें हवाला के जरिए या दूसरे और किसी माध्यम से जितने भी पैसे आए होंगे, वो सब के सब गुजरात से आए हैं। दूसरी बात, सिर्फ पतंजलि में पैसे नहीं आए, राम रहीम, जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर, या इस तरह के आशाराम भी उसी टीम में है, नरेंद्र मोदी की ही टीम में थे। बाद में उनमें आपस में पैसे को लेकर ही खटपट हुई थी, जिसके कारण वो जेल गए। तो छोड़िए, उस पर नहीं जाते हैं। राम रहीम, आशाराम और जितने भी भगवा दलाल थे, आरएसएस को अंधाधुंध पैसे आ ही रहे थे, 2002 के बाद से ही शुरू हो गया था पूरी तरह से। और उन्हीं जो पैसे आए उससे इंपायर खड़े किए गए। 2002 के बाद ही रविशंकर को आप इस तरह हवा में उड़ते देखे रहे होंगे। वही बात जग्गी वासुदेव, वही बात और दूसरे बहुत से लोग हैं जिनके बहुत से नाम यहां लेना मुश्किल होगा, पता ही हमें भी उतना पता नहीं है। लेकिन जितने भी भगवा दलाल, जितने भी संत के नाम से हैं, जहां भी धन वर्षा आपको दिखेगी, वो सब का सब गुजरात से ही पैसा आया और नरेंद्र मोदी ने ही भेजा, और गुजरात को बेचकर, और उसी से हर जगह एम्पायर खड़े किए गए। उसी पैसे से इन लोगों को समाज में उतारा गया। जैसे आपको याद ही होगा, आंदोलन जो हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ, अन्ना हजारे को आगे किया गया था। अन्ना हजारे को लाने वाले भी रामदेव ही थे, उस आंदोलन को शुरू करने वाले भी रामदेव ही थे। बाद में क्या क्या हुआ आपको सारा पता है, और सबके पीछे आरएसएस खड़ा था। अन्ना हजारे आंदोलन को रोटी, डंडा, झंडा, सब कुछ, माइक, सब कुछ आरएसएस ही दे रहा था। यहां तक कि आंदोलन में जो भीड़ आ रही थी वो भी आरएसएस की ही थी। चलिए, ये बातें आप जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जो अंपायर खड़ा किया, मैंने 100% श्री श्री रविशंकर का अंपायर, 100% पतंजलि का अंपायर, ये सब बेनामी संपत्तियां हैं नरेंद्र मोदी से। 100% आसाराम का, ये सारी संपत्तियां नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्तियां हैं। और उन्हीं संपत्तियों का प्रयोग किया गया बाद में अपने प्रचार के लिए, जब ये 2009 में आडवाणी को धक्का देकर बाहर करके और खुद को प्रधानमंत्री 2009 के चुनाव के बाद, हारने के बाद 2014 में अपने आप को 2010 से प्रयास 9-10 से प्रयास शुरू कर दिए थे। आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा कांटा अगर कोई बनता आगे चल करके, पतंजलि ग्रुप से जो आ रहा था वो थे राजीव दीक्षित, जिनको रास्ते से ही हटा दिया गया। ये सारी बातें हैं, लेकिन आपको यह समझना है कि जब आप देखेंगे, जिस किसी का इतिहास जानेंगे, आप रविशंकर का देख लीजिए, रामदेव का देख लीजिए, आप राम रहीम का देख लीजिए, आप जग्गी वासुदेव का देख लीजिए, आप और 2, 4, 10 जो 2012, 13, 14 में नरेंद्र मोदी के लिए लॉबिंग कर रहे थे, देश में घूम घूम कर देश को बरगला रहे थे, काले धन का लालच दे रहे थे, सबको 35-35 रुपए में पेट्रोल दिलवा रहे थे, ये सारे लोग जो बाद में उस समय चुनाव के टाइम उतर करके आपको काले धन में उलझा करके जो कुछ किया, मतलब आप लोगों को बरगलाया और नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट दिलवाया, वो सारे भगवा दलाल नरेंद्र मोदी के बेनामी संपत्ति वाले थे। और आज तक वो फल फूल रहे हैं। आज भी वही काला धन, जिसे लिखित रूप में भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर बड़े नेता दे चुके थे कि हम आने के बाद काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, वो नहीं किए और काले धन को गायब कर दिया। वही काला धन आरएसएस को भी मिल रहा है, वही काला धन रामदेव को भी मिल रहा है, वही काला धन रविशंकर को भी मिल रहा है, वही काला धन राम रहीम को मिल रहा है, वही काला धन
जग्गी वासुदेव को मिल रहा है, वही काला धन सब जगह जहां भी जितने भी भगवा दलाल हैं सबको मिल रहा है अभी तक, और वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी संपत्तियां नरेंद्र मोदी की बेनामी हैं। अब बेनामी संपत्तियों का मैनेजर कौन है उसे पहचानने के लिए कोई जरूरत नहीं है। 2014 से पहले का वीडियो उठाकर देख लीजिए। जितने लोगों ने नरेंद्र मोदी के प्रचार के लिए प्रचार किया, उनमें जो बड़े नाम होते थे, अब छोटे लोग तो बेचारे जानते ही नहीं थे कि कहां से क्या खेल हो रहा है। बड़े लोग जो बड़े नाम थे, बड़े भगवा दलाल थे, वो सबके सब नरेंद्र मोदी के बेनामी मैनेजर हैं, बेनामी संपत्तियों के मैनेजर हैं। इट्स राइट, क्लियर। अब समझिए, जब मैंने कहा कि जब सीधे प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री को बोलेंगे कि ये टेंडर किसको जाना है, ये बिजनेस किसको जाना है, ये इतना जमीनें किसको अलाट करनी है, सब कुछ जब जाएगा तो वो तो करेंगे ही, और करेंगे इसलिए क्योंकि उनकी ही है। चलिए, आज नहीं तो कल ये काम आएगा नरेंद्र मोदी को, जब और भी हो सकता है और भी उनकी योजनाएं हों जिनको वो क्रियान्वयन करना चाहते हो सकता है कि वो राष्ट्रपति बनने की कोशिश करें, हो सकता है कि देश में उनके खिलाफ बगावत उसको दबाने के लिए मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सच है, अभी लोगों ने आपको बताया कि उत्तराखंड में, या इंडियन एक्सप्रेस ने यह छाप दिया कि उत्तराखंड में रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण ने ये सब की कंपनियां ये सब घोटाला किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कभी नहीं होगी, इस पर कोई बात ही नहीं होगी, आप भूल जाइए। कौन करेगा जांच? मोदी के आदेश में ही होना है। मोदी करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी संपत्ति, अपने ही खिलाफ कैसे जांच करवाएंगे आप सोच लीजिए। तो जांच होने का सवाल ही नहीं है। खुद डंके की चोट पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केंद्र में लूटे, तब कहां जांच हुई? या जितने और तरीकों से, अब दूसरा छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे धनी पार्टी इस समय है, तो कैसे हुई? सारा पैसा उसके पास आ गया, तो कैसे आ गया? कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच सकती कि उतना पैसा लूट करके अपनी पार्टी में लेके आए। लूट की सारी हदें पार कर दी। और आपको पता ही है कि गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों करोड़ लगाकर कार्यालय बन चुके हैं, आरएसएस के कार्यालय बन चुके हैं, बीजेपी के तो छोड़ दीजिए। 5 स्टार कार्यालय बन चुका है दिल्ली में। 70 साल राज करने वाली कांग्रेस ये नहीं कर पाई। ये सारे पैसे वो ब्लैक मनी है जिसे नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड करके ये सब काम किए। यानी सब कुछ नरेंद्र मोदी का ही है। इसीलिए मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण नरेंद्र मोदी ने किया। आने के बाद सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार को अपने हाथ में रखा, अपनी मुट्ठी में रखा, और उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दिया, किसी और को खाने नहीं दिया। वो नारा लगाए थे, न किसी को खाने दूंगा न खाऊंगा। यह सच था, किसी को खाने नहीं दिया, यह मैं भी मानता हूं, लेकिन सब अकेले खा गए। यही सच है। अब इस सच को अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि नरेंद्र मोदी किस मुसीबत से घिरने वाले हैं। भ्रष्टाचार मुंह बाए सब जगह खड़ा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी पोल खुल चुकी है। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जिस अडानी अंबानी को खड़ा करने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जिस काले धन को दिलाने के लिए प्रधानमंत्री बने, जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री बने, जब उसी के मास्टरमाइंड और किंग बन गए तो उसी के नाम पर तो उनको जाना ही है। अडानी अंबानी पर अमेरिका का शिकंजा इसलिए कस रहा है कि ट्रंप अपना बदला ले रहा है, मोदी से इस्तीफा चाहता है, मोदी को सरकार से हटाना चाहता है, मोदी की सरकार को बदलना चाहता है। बदल पाएगा नहीं पाएगा ये आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। सवाल ये नहीं है, अगर बदला नहीं तो भारत को पाकिस्तान से युद्ध करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं, ये मेरा एनालिसिस है। ट्रंप का यही तरीका है, ट्रंप ऐसा ही है, और नरेंद्र मोदी ने उसके उंगली की है, वो छोड़ेगा नहीं। और नरेंद्र मोदी पर्सनल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो अडानी के लिए किया, अपने लिए किया, अपनी पर्सनल मित्रता के लिए किया। तो इसलिए देश का इससे कोई मतलब नहीं है। देश को समझना चाहिए कि देश को कैसे बचाया जाए।